नमस्कार बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको कक्षा 8वीं विषय हिंदी प्रथम भाषा जो है उसका आदर्श प्रश्न पत्र बताएंगे जो कक्षा 8वीं के लिए रहेगा। और ये प्रश्न पत्र आपकी जो बोर्ड परीक्षा होने वाली उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न पत्र से आपको अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको क्या बता देते हैं, क्या क्या आएगा, किस प्रकार से आएगा। आपको पूरा पेपर को हमने यहाँ पे हल करके बताया है, लिखे पूरे उत्तर सहित और छोटे छोटे उत्तर बताए हैं जो आपको पेपर में अच्छे आसानी से लिख सकें। बच्चों, आपको ये बता दें कि जब आप परीक्षा कक्ष में पहुँचें तो सबसे पहले सर्वप्रथम पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ लें। पूरा जितना प्रश्न पत्र है उसको पढ़ लेना है। फिर आप ये देख लीजिए, यदि प्रश्न पत्र में उसी क्रम में हल करना बेहतर रहता है, आपको पेपर हल करना है तो उसी क्रम में हल करना बेहतर है, परंतु आप पहले उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्नों का क्रमांक वही लिखें जो प्रश्न पत्र में अंकित हो। किसी प्रश्न विशेष का उत्तर न आने पर अनावश्यक अत्यधिक समय व्यर्थ ना करें। यदि आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं बन रहा है तो अनावश्यक रूप से आपको अत्यधिक समय उसमें व्यर्थ नहीं करना है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ जाना है। तो परीक्षा कक्ष के समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखें ताकि अंत में, देखिए, आपको प्रश्नों को हल करते समय ये ध्यान रखना है, समय का ध्यान रखना है, ना कि अंत में आपके कोई प्रश्न छूट जाएं। तो चलिए बच्चों, मैं आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र जो बता रहा हूँ इससे आपको 80 से 90% प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो हिंदी कक्षा 8वीं आदर्श प्रश्न पत्र प्रथम भाषा सेट 1, इसके बाद सेट 2, सेट 3, सेट 4 बताऊँगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखे जाएं और समय दिया है 2.5 घंटे और जो पूर्णांक रहेंगे आपके 60 रहेंगे। आपका प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के रहेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया है, मालवी गीतों को राज दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन कौन हैं। प्रश्न क्या है, मालवी गीतों को दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन कौन हैं। यहाँ पे ए नंबर बैजू बावरा, बी नंबर सिद्धराम कोमकली, सी नंबर तानसेन और डी नंबर स्वामी हरिदास। तो चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा वह आपको चुन के लिखना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर श्रीराम कोमकली। ये क्या है, मालवी गीतों को राज दरबारी ढंग से गाने वाले गायक। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, हेलन केलर कौन थी। प्रश्न नंबर 2, हेलन केलर कौन थी। ए नंबर विचारक, बी नंबर शक्तिशाली, सी नंबर निराशावादी और डी नंबर खिलाड़ी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर विचारक। जो हेलन थी वो कौन थी, विचारक थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए, पाठ किस विधा का है। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए, पाठ किस विधा का है। ए नंबर संस्मरण, बी नंबर कहानी, सी नंबर व्यंग्य और डी नंबर रिपोर्टाज। तो जो आपकी ये जो पाठ की विधा है, कौन सा पाठ, मुक्तानंद जी से मिलिए, यह पाठ की विधा कौन सी विधा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर व्यंग्य विधा के अंतर्गत यह पाठ लिखा गया है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, राजस्थान के चुरू, प्रश्न क्या है, राजस्थान के चुरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए किस शहीद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। ए नंबर अमृता देवी, बी नंबर निहाल चंद बिश्नोई, सी नंबर अभय सिंह और डी नंबर फूलचंद। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर निहाल चंद बिश्नोई को राजस्थान के चुरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए शहीद को, यानी कि शहीद होने के उसके मरने के बाद शौर्य चक्र से उसे सम्मानित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल था। ए नंबर मौर्यकाल, बी नंबर गुप्तकाल, सी नंबर शुंगकाल और डी नंबर सातवाहन काल। तो जो भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल था, तो किस काल को स्वर्णकाल कहा गया भारतीय इतिहास में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर गुप्तकाल को। कौन से काल को कहा गया है, स्वर्णकाल, गुप्तकाल को कहा गया। इस प्रकार बच्चों आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जो बहुविकल्पी प्रश्न थे वह कंप्लीट हुए और ये प्रत्येक प्रश्न आपके 1-1 अंक के थे। इस प्रकार से 5 अंक के प्रश्न कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रहेंगे और ये भी प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के रहेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या है, पढ़िए प्रश्न नंबर 6 को, रामचरितमानस की रचना की। तो सभी को मालूम होना चाहिए कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी। तो इसकी रचना की थी तुलसीदास जी ने। किसने की थी, तुलसीदास। तो आपके खालिस्तान में आप क्या आ जाएगा, लिख देंगे आप तुलसीदास। तो ये आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, नर्मदा नदी की लंबाई खालिस्तान मील है। नर्मदा नदी कहाँ से निकली है, अमरकंटक से निकली है और किस प्रदेश से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकली है। तो इस नर्मदा नदी की, जिसे मध्य प्रदेश में से क्या माना सबसे बड़ी नदी मध्य प्रदेश की,
तो सबसे नर्मदा की लंबाई कितनी मील है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा नर्मदा की लंबाई 800 मील है। कितनी है? 800 मील। तो यहाँ पे लिख देंगे 800 मील। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। विश्व पर्यावरण दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। तो ये आपको आंसर इसका मालूम होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 जून। प्रतिवर्ष 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। महारानी अहिल्याबाई ने खालिस्तान में किला और शिव मंदिर बनवाया था। देखिए जो महारानी अहिल्याबाई थी उन्होंने खालिस्तान में किला और शिव मंदिर बनवाया था। तो जो महारानी अहिल्याबाई है इन्होंने महेश्वर में, कहाँ पे? महेश्वर में किला और क्या बनवाया था? शिव मंदिर बनवाया था। तो यहाँ पे आपके खालिस्तान में क्या आ गया? महेश्वर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। गांधी जी खालिस्तान को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी मीन्स महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो उसका आंसर में लिख देंगे यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी किसे? गोपाल कृष्ण गोखले को क्या मानते थे? अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट हुआ। और जो प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हुए, ये भी 5 अंक के थे। इस प्रकार से आपका 10 अंक का पेपर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आपके प्रश्न जो आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न आपके प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक रहेंगे। और ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं इन प्रश्नों को आपको 2 अंक लाइक का ही लिखना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो दिए गए हैं उनके उत्तर आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक है, तो हमको 2 अंक लाइक का ही लिखना है। तो चलिए प्रश्न 11 क्या कह रहा है? सालिम अली का पूरा नाम क्या था? प्रश्न नंबर 11 में पूछा है सालिम अली का पूरा नाम क्या था। तो आप उत्तर बताएंगे। सालिम अली का पूरा नाम सालिम मुइजुद्दीन अब्दुल अली था। क्या था? मुइजुद्दीन अब्दुल अली था। ये आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। भोपाल रियासत की प्रमुख विशेषता क्या थी? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और इस पहले क्या थी? एक रियासत थी। और भोपाल रियासत की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो आप उत्तर बताएंगे। भोपाल रियासत की मुख्य विशेषता है कि यहाँ 4 पीढ़ियों तक, देखिए जो भोपाल रियासत थी वहाँ पर 4 पीढ़ियों तक बेगमों का शासन रहा। किसका शासन रहा? पहली विशेषता हो गई कि भोपाल रियासत की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ 4 पीढ़ियों तक बेगमों का शासन रहा। उनके नाम कौन कौन सी बेगम थी? देखिए कुदसिया बेगम, सिकंदर बेगम, शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम। इन 4 बेगमों की भोपाल रियासत में 4 पीढ़ियों तक बेगमों का शासन रहा। तो ये इसकी मुख्य विशेषता थी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के नाम लिखिए। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको जो प्रश्न पूछा गया है कि पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के नाम लिखिए। तो आप उत्तर में लिख देंगे पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन निम्नलिखित हैं। नंबर 1 सर्पासन, फिर नंबर 2 शलभासन, नंबर 3 धनुरासन और नंबर 4 मकरासन और नंबर 5 शशकासन। तो ये क्या है? पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन है। तो आप ये आसनों के नाम लिख देंगे, आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है दिगंबर। दिगंबर शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप बता देंगे दिगंबर शब्द में व्यंजन संधि है और उसका उच्चारण होता है दिक् धन अंबर, आधा का धन अ। तो यहाँ पे व्यंजन और किसकी स्वर का मेल हो रहा है, इसलिए कौन सी संधि आएगी? व्यंजन संधि होगी। तो आपका उत्तर हो जाएगा दिगंबर शब्द में कौन सी संधि है? तो आप उत्तर बताएंगे दिगंबर शब्द में व्यंजन संधि है और उसका आप संधि विच्छेद भी करके बता सकते हैं। दिक् धन अंबर बराबर दिगंबर। ये आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। सूर्य के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है? सूर्य मीन्स सूरदास का जो मन है उसको सुख कहाँ प्राप्त होता है? ये पाठ का प्रश्न है। तो आप उत्तर बता देंगे सूरदास के मन को सुख भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति में प्राप्त होता है। जो सूर्य के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है? तो आप उत्तर बताएंगे कि सूरदास के मन को सुख भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति में प्राप्त होता है। ये आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? देखिए बच्चों यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा है दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा कैसा है? अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहे के 4 चरण होते हैं। दोहे कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में
दोहे के प्रथम तथा तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय तथा चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 17 और प्रश्न नंबर 17 से 22 तक के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और ये प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंक के रहेंगे। तो जैसे अंक आपको उसी आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। अब प्रश्न नंबर 17 में क्या कहा है, मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? प्रश्न को आप बार बार रिपीट करके पढ़िए, फिर उसका उत्तर लिखिए। यहाँ पूछा है मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? तो आप उत्तर बताएंगे। मध्यकालीन भारत में ग्वालियर के घराने से संगीत की परंपरा प्रारंभ हुई। मध्यकालीन भारत में ग्वालियर के घराने हैं, घराने से संगीत की परंपरा प्रारंभ हुई। ग्वालियर के राजा मानसी तोमर ध्रुपद गान के प्रेरता व संगीत प्रेमी थे। ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, इस कथन को आर्यभट्ट ने किस तरह लोगों को समझाया? प्रश्न है आपका, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, इस कथन को आर्यभट्ट ने किस तरह लोगों को समझाया? तो आप उत्तर बताएंगे। उपयुक्त कथन, कौन सा कथन? पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। इस कथन को समझाने के लिए आर्यभट्ट ने क्या किया? आर्यभट्ट ने नदी में नाव का उदाहरण देते हुए कहा कि नदी में तेज धारा के साथ यदि नाव आगे बढ़ रही हो तो उसमें बैठे आदमी को किनारे की सारी स्थित वस्तुएं उल्टी दिशा में जाती हुई दिखाई देती हैं। क्या कहा इसमें देखिए, उपयुक्त कथन यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, इस कथन को आर्यभट्ट ने किस तरह लोगों को बताया? तो आर्यभट्ट ने नदी में नाव का उदाहरण देते हुए कहा कि नदी में तेज धारा के साथ यदि नाव आगे बढ़ रही हो तो उसमें बैठे आदमी को किनारे की सारी स्थित वस्तुएं उल्टी दिशा में जाती हुई दिखाई देती हैं। आकाश में तारे स्थिर हैं। आकाश में तारे कैसे हैं? स्थिर है। और पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी के साथ ही हम भी घूमते रहते हैं। नाव में बैठे आदमी को जिस प्रकार नदी तट पर स्थित स्थिर वस्तुएं उल्टी दिशा की ओर जाती दिखाई देती हैं, उसी प्रकार आकाश का स्थिर तारामंडल हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता जान पड़ता है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 18 का उत्तर बताएंगे और लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 19, आप अपने विद्यालय में या आसपास पेड़ पौधों की रक्षा किस प्रकार करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं। मैंने अपने आधार पर इस प्रश्न का उत्तर बताया हूँ। देखिए मैंने क्या बताया, हम अपने विद्यालय में या आसपास पेड़ पौधों की रक्षा हेतु विद्यालय में इको क्लब का गठन करेंगे, जिसमें 5 सदस्य होंगे। इनका कार्य होगा विद्यालय या आसपास पौधों के चारों ओर बाड़ लगाना, पेड़ों के महत्व को गांव के लोगों और विद्यालय के बच्चों को समझाना और पेड़ों की रक्षा का संकल्प दिलवाना। इस प्रकार प्रश्न नंबर 19 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या है, नवपाषाण काल में मानव किस प्रकार प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ, समझाइए। तो देखिए इसका उत्तर, नवपाषाण काल में मनुष्य घुमंतु जीवन को त्याग कर सामाजिक जीवन में प्रवेश करने लगा। देखिए जो नवपाषाण काल आया, नवपाषाण काल में जो मनुष्य थे पहले क्या होते थे, घूमते हुए अपना जीवन यापन करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान, लेकिन उनने अब क्या किया, घुमंतु जीवन को त्याग दिया, यानी इधर उधर घूमने वाले जीवन को त्याग कर सामाजिक जीवन में प्रवेश करने लगा। इस युग में कई विधाएं प्रारंभ हुई। इस युग में क्या हुई, बहुत सी विधाएं प्रारंभ हुई। आदि मानव भ्रमणशील जीवन को छोड़कर एक निश्चित स्थान पर रहने लगा। इस युग के पॉलिश युक्त चमकीले उपकरण, सैल्ट, कुल्हाड़ी, वसूला, घन तथा ओप करने वाले उपकरण प्रमुख थे। इस काल में मनुष्य सभ्यता के दृष्टिकोण से प्रगति की ओर अग्रसर हुआ। मनुष्य ने कृषि और पशुपालन कार्य प्रारंभ किया, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया, वस्त्र निर्माण, गृह निर्माण और अग्नि का प्रयोग करना सीख गया। इस प्रकार नवपाषाण युग में वर्तमान सभ्यता के अनेक अंगों का बीजारोपण हुआ। ये आपका प्रश्न नंबर 20 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है आपका, अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें आपने कोरोना महामारी के दौरान क्या किया, स्कूल गए बगैर कैसे पढ़ाई की और आपके कार्यों का मूल्यांकन कैसे किया गया आदि का वर्णन करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो पत्र कैसे लिखेंगे, इधर अपना एड्रेस बता देंगे, जो आपका जो मित्र का एड्रेस है वो लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे प्रिय मित्र श्याम,
फिर अपने आधार पे आप लिख सकते हैं। आप जो पत्र आप तैयार करते हैं अपने शब्दों में इसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख के बताया हूँ, मैं यहाँ ठीक प्रकार से हूँ तथा आशा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से तुम भी सपरिवार कुशल से होंगे। तुम्हें यह तो पता ही है कि कोरोना काल में सभी लोगों को अपने अपने घर में ही कैद होना पड़ा था। सड़कों पर पुलिस प्रशासन का गश्त चल रहा था, गलियों को भी बंद कर दिया गया था। ऐसी दशा में मैंने घर पर रहकर ही पढ़ाई की, स्कूल गए बगैर भी स्कूल की पढ़ाई मोबाइल से पूरी की। मेरे सभी कार्यों का मूल्यांकन भी सराहनीय रहा। मम्मी पापा को चरण स्पर्श करना, शेष मिलने पर तुम्हारा मित्र राहुल, और यहाँ पे दिनांक लिख दिए। इस प्रकार से आपको पत्र लिखते आना चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में एक पत्र आपको 3 अंक का लिखने के लिए आएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, गांधी जी की पसली के दर्द से पीड़ित होने पर डॉक्टरों ने क्या सलाह दी? तो आप उत्तर बताएंगे। इंग्लैंड में गांधी जी पसली के दर्द से बीमार हो गए। कहाँ पे हुए थे बीमार? इंग्लैंड में गांधी जी पसली के दर्द से बीमार हो गए। उनकी बीमारी मित्रों की चिंता का विषय बन गई। जो उनकी बीमारी थी, किसकी बीमारी? गांधी जी की बीमारी मित्रों की चिंता का विषय बन गई। वे उस समय मूंगफली, कच्चे और पके केले, नींबू, जैतून का तेल, टमाटर और अंगूर का सेवन कर रहे थे। दूध और अनाज बिल्कुल नहीं लेते थे। डॉक्टरों ने उन्हें अनाज का सेवन करने की सलाह दी। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ? प्रश्न नंबर 22 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न नंबर 23 से 26 तक। कैसे प्रश्न रहेंगे आपके? ये आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपके 5 अंक के रहेंगे। प्रश्न नंबर 23, इसमें देखिए, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। आपको पेपर में गद्यांश पद्यांश आएंगे और एक आपका पत्र आएगा या आवेदन आएगा, अब और एक निबंध आएगा। तो ये आपके बहुत आसानी से आप पास हो सकते हैं यदि अच्छे से तैयारी कर लिए तो। चलिए पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश को पढ़ने के बाद हमें ये बताना है कि ये किस पार्ट का है, इसके लेखक कौन है, और इसमें जो गद्यांश दिया गया है इसका अर्थ क्या है। संदर्भ और प्रसंग बताना, फिर व्याख्या करना है। तो चलिए, भेड़ाघाट में नर्मदा के दोनों किनारे संगमरमर के हैं, किंतु मैं सौंदर्य बोध के कारण ही वहाँ जा रहा था। यह कहना अत्यंत कठिन है। जिस तरह वेद या डॉक्टर के नुस्खे के कई वस्तुओं का मिश्रण ही है, उसी तरह मेरे मन में भेड़ाघाट के दर्शन की लालसा में कई भावनाओं का मिश्रण है। ये आपका गद्यांश हो गया। और इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या बताएंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ भेड़ाघाट से अवतरित है। इसके लेखक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी हैं। फिर प्रसंग में क्या बता देंगे? प्रस्तुत अंश में लेखक ने भेड़ाघाट को देखने की अपनी इच्छा का वर्णन किया। और व्याख्या, जो आपने पद्यांश पढ़े हैं उसके आधार पर ही उसकी व्याख्या करना है। तो देखिए, भेड़ाघाट जबलपुर से कुल 13 मील की दूरी पर है। यह नर्मदा नदी का घाट है, जहां इसके दोनों किनारे संगमरमर के हैं। मैं वहां भेड़ाघाट देखने के लिए जा रहा था। मेरा उद्देश्य भेड़ाघाट के क्षेत्र की सुंदरता को समझने के लिए और उस सौंदर्य के कारण की जानकारी करने का था। इसके अलावा कुछ अन्य बातें भी थीं। यहाँ पे इसके अलावा 2 बार लिख गया, तो एक को क्रॉस कर दीजिए। इसके अलावा कुछ अन्य बातें भी थीं। ये सभी बातें वेद या डॉक्टर के उस नुस्खे के समान थी जिसमें कई औषधियों का मिश्रण लिखा हुआ होता है। मेरी विविध भावनाएं और इच्छाएं मेरे अंदर सहभागी थी, जिनके कारण मैं भेड़ाघाट देखने के लिए चल पड़ा। भेड़ाघाट देखने की प्रबल इच्छा प्रागैतिहासिक स्वरूप और ऐतिहासिक बना देने की है। तो देखिए बच्चों, ये व्याख्या यदि आपको व्याख्यान करते ना बने तो आप उससे ही मिलते जुलती व्याख्या को जैसा का वैसा लिख दीजिएगा, तो आपको अंक यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन आपको संदर्भ पहले लिखना। संदर्भ में आपको किस भाषा भारती का है, पाठ का नाम और उस लेखक का नाम लिखना है। प्रसंग में यानी कि जो आपका गद्यांश था उसका पूरा निचोड़ एक लाइन में आपको बताना है। तो ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा था? प्रश्न नंबर 23 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है? नीचे दिए गए पद्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ। देखिए, जो आपका यहाँ पे ये पद्यांश दिया है इसका संदर्भ सहित भावार्थ लिखना है। पद्यांश क्या है? पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में काटे तो होंगे ही, दुर्वा दल सरिता दल सर होंगे, सुंदर गिरि वनवापी होंगे, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, सुंदरता की मृग तृष्णा में, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। तो देखिए, ये पद्यांश था। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये पद्यांश किस पाठ का है और इस पाठ के कवि कौन है। तो आप उत्तर बताएंगे। पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ बताएंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ पथिक से अवतरित है। इसके रचयिता डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन हैं। और प्रसंग में बता देंगे, कवि बता देना चाहता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, परंतु उस मार्ग में बहुत से सुहाने दृश्य भी होते हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
लेकिन हमें उनके सौंदर्य के बुलावे में नहीं आना चाहिए, हमें तो अपने कर्तव्य पर आगे ही आगे बढ़ते जाना चाहिए। इस प्रकार से जो आपकी पंक्ति थी इसका प्रसंग बताना है। अब इसके बाद इसका भावार्थ बता देंगे। भावार्थ क्या है, तो भावार्थ में बताएंगे। कवि कहता है किससे, कवि कहता है कि हे पथिक, तुम अपने मार्ग को मत भूल जाना। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में अनेक बाधाएं अवश्य होंगी, परंतु इसके विपरीत वहाँ कोमल धूप घास के पत्ते होंगे, नदियों के अच्छे अच्छे दृश्य भी होंगे, मनोरम तालाब भी होंगे, पर्वतों वनों और बावड़ियों के अति सुंदर जंगल होंगे, वहाँ अति सुंदर झरने भी होंगे। परंतु हे राहगीर, तुझे ये ध्यान रखना है कि सुंदरता का भ्रम तुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के सही मार्ग से भटका ना दे। तू अपने सही मार्ग को भूल मत जाना। इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर कौन सा था 24, उसका उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या है, देश के प्रति आपके क्या क्या कर्तव्य है, आप उन्हें कैसे पूर्ण करेंगे, अपने शब्दों में लिखिए। देखिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने आधार पर लिख सकते हैं कि देश के प्रति आपके क्या क्या कर्तव्य है, आप उन्हें कैसे पूर्ण करेंगे, अपने शब्दों में से लिखना है। तो देखिए उत्तर में लिख देते हैं, देश के प्रति हमारे निम्नलिखित कर्तव्य है। नंबर 1, संविधान का पालन करना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। और राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये हमारा पहला कर्तव्य हुआ। दूसरा कर्तव्य है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। तीसरा कर्तव्य देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। चौथा कर्तव्य सामान्य भाईचारे की भावना का विकास करना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। हम देश के प्रति कर्तव्यों को तभी पूर्ण कर सकते हैं, देखिए ये तो हमारे कर्तव्य है, लेकिन हम अपने देश के प्रति कर्तव्य को तभी पूर्ण कर सकते हैं जब हम शिक्षित हों, संस्कारी हों, हमारे अंदर देश प्रेम की भावना हो और कर्तव्यनिष्ठ अनुशासित हो आदि। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 25 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 26। क्या है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए आपको यहाँ पे 3 विषय दिए, एक राष्ट्रीय पर्व है, दूसरा विज्ञान का चमत्कार, तीसरा कंप्यूटर की उपयोगिता। आपको इन तीनों में से किसी एक विषय पर क्या लिखना है, निबंध लिखना है। ये भी आपके 5 अंक का प्रश्न है, आपको जो आसानी से बन जाए। जैसे राष्ट्रीय पर्व पे, तो राष्ट्रीय पर्व में आपके जो भी आते हैं क्या क्या रहते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर लिख सकते हो, विज्ञान के चमत्कार के बारे में लिख सकते हो, या कंप्यूटर की उपयोगिता के बारे में। हमने आज आपको इसमें जो तीसरा नंबर है आपका कंप्यूटर की उपयोगिता, उस पर आपको निबंध लिख के बताना है। सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना में ये बताना है, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज बताना है कि कंप्यूटर इस सदी के महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। कंप्यूटर जो है इस सदी के महत्वपूर्ण आविष्कारों में से क्या है, एक है। इसके विकास का कार्य कई वर्षों से चल रहा है और आज भी वैज्ञानिक इसके विकास में लगे हैं। जिन गणित की समस्याओं को हल करने में हमें बहुत समय लगता था, कंप्यूटर द्वारा वे कुछ ही सेकंड में हल हो जाती हैं। ये प्रस्तावना में बता दिए। अब थोड़ा सा आप कंप्यूटर का इतिहास जान लीजिए। कंप्यूटर का इतिहास क्या है, यानी कंप्यूटर की कब इसका प्रारंभ हुआ, किसने प्रारंभ किया, इसके बारे में आपको बताएंगे, इतिहास में बता देना है। जैसे सन 1642 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक पास्कल ने संसार का सबसे पहला व सरल कंप्यूटर बनाया। इतिहास में क्या बताएंगे आप, सन 1642 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक पास्कल ने संसार का सबसे पहला व सरल कंप्यूटर बनाया। इसके बाद 1680 में नीटज ने गणना यंत्र का आविष्कार किया, जिसके द्वारा जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और वर्गमूल तक हल किए जा सकते थे। आजकल उपयोग में आने वाले कंप्यूटर, जो आजकल उपयोग में आने वाले कंप्यूटर का आविष्कार 19वीं सदी के शुरू में चार्ल्स बेबेज ने किया था। जो अभी आप देखते हैं आजकल उपयोग में आने वाले जो कंप्यूटर का आविष्कार है, ये कब हुआ था, 19वीं सदी के शुरू में किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। ये कंप्यूटर के इतिहास में बता दिए। उसके बाद भारत में पहला कंप्यूटर, जो भारत देश है इसमें पहला कंप्यूटर, तो हमारे देश में यानी भारत देश में सबसे पहला कंप्यूटर सन 1961 ईस्वी में आया था। भारत में सबसे पहला कंप्यूटर सन 1961 ईस्वी में आया था। तब से आज तक दूसरे देशों से काफ़ी कंप्यूटर हमारे देश में आए। अब कंप्यूटर भारत में भी बनाए जाते हैं। ये उसका बाद में कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर कब आया बता दिए। उसके बाद बता देंगे कंप्यूटर का उपयोग, तो सभी को मालूम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। कंप्यूटर ने हर क्षेत्र में मानव की काम करने की क्षमता को बढ़ाया है। कंप्यूटर का उपयोग कारखानों में कल पुर्जे बनाने, डाक छांटने, टिकट बांटने, शिक्षा व मौसम की जानकारी, बैंकों तथा खेलों में किया जाता है। और उपसंहार लास्ट में बता देंगे। आज सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर हमारी मदद कर रहा है। कंप्यूटर हम अपने
मदद कर रहा है। आज हम अपने अधिकतर कामों के लिए कंप्यूटर पर निर्भर हैं। आज कंप्यूटर मानव के लिए सबसे अधिक उपयोगी यंत्र है। इस प्रकार से बच्चों जो आपका प्रश्न नंबर कौन सा था, प्रश्न नंबर 26 में एक विषय पर निबंध लिखना था, तो आपको मैंने कंप्यूटर की उपयोगिता पर निबंध लिख के बता दिया। आप यदि चाहें तो इसके पहले की वीडियो में राष्ट्रीय कॉर्प पे बता दिया हूँ मैंने। और ये जो आपका प्रश्न पत्र है, ये आपकी वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है और इससे अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आपको ये प्रश्न पत्र अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।